नमस्कार। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कहानी जानी अनजानी के इस प्लेटफॉर्म पर एक ताजा तरीन एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे मछली जल की रानी है और जल ही उसका जीवन है। ये बातें हमें जन्म घुट्टी की तरह पिलाई जाती हैं। शायद यही वजह है कि मानवीय रिश्तों के मकड़जाल में उलझकर छटपटाता रहता है संवेदनशील इंसान। वहीं धूर्त और मक्कार किस्म के लोग झूठ और फरेब के रेशमी धागों का आवरण ओढ़े खुद को धोखा देते हुए अपनों से दगाबाजी करने से भी हरगिज नहीं चूकते। असल में आपसी रिश्तों के दरमियान पहले से और ज्यादा मजबूत होती नफरत और घृणा की दीवार तब तक नेस्तो नाबूद नहीं की जा सकती दोस्तों, जब तक कि गैरों को अपना बनाने और अपनों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति से नजात नहीं मिल जाती। झूठ, लालच और फरेब से परे हैं। खुदा का शुक्र है आईने आज भी खरे हैं। बहरहाल ऐसे ही झूठ और फरेब की बुनियाद पर पनप रहे एक जहरीले रिश्ते को बेनकाब करती कहानी भाभी आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी जानी अनजानी प्रोग्राम में। तो आइए सुने डॉक्टर शालिनी गोयल की लिखी संवेदनाओं के स्पंदन से महकी कहानी भाभी। सुबह की सैर से वापस आते समय दीपक जी से भेंट हो गई। वे मुझे अपने साथ घर ले गए। ज्योति भाभी के हाथों की गर्मा गर्म चाय दिन की अच्छी शुरुआत के लिए काफी थी। दीपक जी और ज्योति भाभी मेरे पड़ोस में रहते हैं और भाभी जी मुझसे विशेष स्नेह रखती हैं। शायद इसकी वजह हम दोनों का एक ही शहर से होना भी है। भाभी जी का पीहर मेरे ही शहर भोपाल में है, तभी तो वो मुझ में अपने छोटे भाई की छवि देखती हैं। ज्योति भाभी जी सरल स्वभाव की सादगी पसंद नारी हैं। उन्हें आज के फैशन कुछ कम पसंद आते हैं। घर के काम के अलावा बनने संवरने में उनकी कुछ कम ही रुचि है। दीपक जी सरकारी दफ्तर में उच्च अधिकारी हैं और घूमने फिरने के शौकीन। अच्छे कपड़े पहनना उन्हें बहुत पसंद है। यानी दोनों एक दूजे से बिल्कुल विपरीत हैं। शाम को घर पहुंचा तो ज्योति भाभी बाहर ही बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखते ही बोली, कब से फोन कर रही हूं भैया, कहां थे आप? मुझे कुछ सामान लाना है, जरा बाजार ले चलिए ना। आज दीपक भी बाहर गए हैं टूर पर और घर कुछ मेहमान आए हैं। सामान मैं ला देता हूं भाभी, आप घर जाकर मेहमानों को संभालिए। मैंने भाभी के हाथों से लिस्ट लेते हुए कहा और मोटरसाइकिल बाजार की तरफ घुमा ली। मेहमानों के साथ ज्योति भाभी ने मुझे भी खाना खाने के लिए रोक लिया। सही मायनों में भाभी साक्षात अन्नपूर्णा हैं। उनके हाथों से बने खाने में बहुत स्वाद होता है। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं, पर जब अलार्म ने उठाया तो याद आया कि मां भोपाल में हैं और मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद घर के लिए निकला तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। ऑफिस के सबसे नजदीकी रेस्तरां में पहुंच गया। ऑर्डर देकर खाने के इंतजार में इधर उधर देखा तो मेरे सामने टेबल पर एक जोड़ा बैठा था।
न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये दीपक जी और ज्योति भाभी हैं, मगर मैं किसी का भी चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए कुछ भी निश्चित कहना मुश्किल था। फिर मेरा ऑर्डर आ गया और मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद वो सज्जन उठकर गए तो वो महिला अब मेरे सामने थी। मैं उन्हें साफ साफ देख पा रहा था। वो ज्योति भाभी नहीं थी। इसके बाद मैंने अपना खाना खत्म किया और घर आ गया। यूं आम आदमी की जिंदगी अगर सामान्यतः चलती रहे तो जीवन आसान होता है, मगर हम पत्रकारों का जीवन नीरस हो जाएगा। रोजमर्रा की घटनाएं हमारे लिए नित नई कहानियां लेकर आती हैं। बड़े लोगों का जन्म और मरण दोनों सुर्खियों की बातें हैं। जब कहीं कोई दुर्घटना होती है तो हम ये जानने में ज्यादा उत्सुक होते हैं कि कितने मरे, कितना नुकसान हुआ और इस पूरे मामले में दोषी कौन है। ये सब करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संवेदनहीन हो चले हैं, मगर शायद नहीं, क्योंकि ये हमारा काम है। हमारी अपनी भावनाएं तो हमारे अपने मन में जिंदा रहती ही हैं। ऑफिस से छुट्टी लेकर दिवाली पर घर जाने की तैयारी शुरू की तो सोचा इस बार मां के लिए साड़ी लेकर जाता हूं, मगर मुझे तो साड़ी खरीदनी आती नहीं थी, इसलिए ज्योति भाभी से मदद मांगी। मैं और भाभी बाजार गए और भाभी ने मां के लिए एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की साड़ी दिलवा दी। ज्योति भाभी ने अपनी ओर से कुछ तोहफे और मिठाई मुझे घर ले जाने के लिए दिलवाई। मैंने मना भी किया, मगर वो मानी नहीं। दिवाली के बाद जब घर से वापस आया तो सबसे पहले ज्योति भाभी और दीपक जी से मिलने उनके घर गया। मां ने उनके लिए मिठाई और खूबसूरत शॉल भेजी थी। असल में महिलाएं सामाजिकता निभाते हुए रिश्तों में कितना अपनापन बिखेर देती हैं, यह मुझे अब समझ आने लगा है। घर पर सिर्फ भाभी मिली। पता चला दीपक जी आज सुबह ही 2 दिन के लिए टूर पर गए हैं। कुछ देर भाभी से बात करके फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन दोपहर को एक होटल में इंटरव्यू लेने गया तो उसके बाद उसी होटल में चाय पीने बैठ गया। चाय पीने के बाद बाहर निकलते समय मेरी नजरों के सामने जो आया उसे देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। एक टेबल पर दीपक जी एक महिला के साथ खाना खा रहे थे। वो दोनों बातचीत में इस कदर मगन थे कि उनका ध्यान मेरी ओर गया ही नहीं। मन में आया कि अभी दीपक जी से सवाल जवाब कर लूंगा कि वो ज्योति भाभी से झूठ बोलकर यहां क्या कर रहे हैं, पर नहीं, खुद को रोक लिया। शायद जल्दी करना गलत होगा। हो सकता है ये महिला उनकी बॉस हो, रिश्तेदार हो, मित्र भी हो सकती हैं। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक जी वापस आ गए हों और मुझे पता ही ना हो। अपने आप को इतने सवालों के बीच छोड़कर मैं वापस ऑफिस आ गया। काम कुछ ज्यादा था तो मुझे घर पहुंचने में देर रात हो गई। सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय देखा कि ज्योति भाभी मंदिर से लौट रही थी। अनायास कल का वाकया मेरे दिमाग में घूम गया और मैं उनसे पूछ बैठा, भाभी दीपक जी कब तक लौट रहे हैं? अरे भैया आज शाम तक आने वाले थे, मगर अभी सुबह ही फोन आया कि शायद 1-2 दिन और लगेंगे, परसों तक ही आना होगा उनका।
कुछ काम था आपको? अरे नहीं, कुछ काम नहीं था। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। वैसे भाभी कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं चलता हूं। भाभी को जवाब देकर मैं वहां से चल दिया। यूं भी भाभी के ये बताने पर कि दीपक जी 2 दिन बाद आएंगे, मेरा सिर घूमने लगा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा था, भाभी जी से सच्चाई छुपाकर। मेरे मन में जोर था, इसलिए ऐसा लगा कि कहीं ज्यादा देर रुका तो भाभी मेरा झूठ पकड़ देंगी। ऑफिस के लंच टाइम में आज फिर मैं उसी होटल में बैठकर खाना खा रहा था और मेरी नजरें चारों तरफ दीपक जी और उस महिला को ढूंढ रही थी। मगर आज मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं खाना खत्म करके ऑफिस लौट आया, मगर नजरों के सामने कभी दीपक जी और कभी ज्योति भाभी का चेहरा आ जाता। मन अनायास ही ज्योति भाभी की तुलना उस आधुनिका से करने लगता। क्या कमी है ज्योति भाभी में कि दीपक जी को बाहर खुशियां ढूंढने की जरूरत आन पड़ी? जब ये सब भाभी को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? इतने सारे सवालों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए आज कुछ जल्दी ही ऑफिस से निकल गया। आखिरकार सच क्या है, ये जानने की मेरी ललक को शांत करने के लिए मैंने खोजबीन शुरू कर दी। अंततः मुझे यह पता चला कि दीपक जी अक्सर उस महिला सहकर्मी के साथ जिसका नाम अलका है देखे जाते हैं। ऑफिस की पार्टियों में भी वो उनके साथ ही होती हैं। ऑफिस की पार्टियों में ज्योति भाभी को जाना पसंद नहीं था और इस नए ऑफिस में दीपक जी को बहुत कम समय हुआ था, इसलिए ऑफिस के लोग भाभी के बारे में बहुत कम जानते थे। अब जब सच मेरे सामने आ चुका था तो मैं और भी उलझ गया। कभी सोचता भाभी को सच्चाई बताकर अपना मन हल्का कर लूं, तो कभी लगता कि पहले एक बार दीपक जी से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना ज्यादा उचित होगा। न जाने क्यों मेरे मन में एक अपराध बोध होने लगा था कि भाभी मुझे भाई समान स्नेह करती हैं और मैं सब कुछ जानकर भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। शायद मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे कब और क्या करना चाहिए। आखिर एक दिन शाम को भाभी के सामने ही दीपक जी से 2 टूक बात करने का निश्चय कर मैं उनके घर चल दिया। बहुत दिनों से भाभी से अच्छे से बात नहीं कर पाया था, सो मन में कुछ संशय भी था। विचारों के इसी मकड़जाल में उलझा हुआ मैं उनके घर पहुंच गया। मुझे देखकर उन्हें तनिक भी खुशी नहीं हुई है, ये मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ गया। मगर आज मैं दृढ़ निश्चय करके आया था बात करने की, तो मुझ पर उनकी बेरुखी का जरा भी असर नहीं हुआ। दरवाजे पर ही बातों बातों में उन्होंने मुझे यह भी बता दिया कि भाभी किसी शादी में शामिल होने के लिए बाहर गई हैं और 2 दिन बाद लौटेंगी।
ये सुनकर भी वहीं खड़ा रहा। मेरे लिए तो ये सुनहरा अवसर था। शायद भाभी के सामने मैं इतना खुलकर दीपक जी से बात नहीं कर पाता। काफी देर हम दरवाजे पर बातें करते रहे। दीपक जी ने मुझे अंदर बुलाने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाई, मगर मैं भी बेशर्मों की तरह जबरदस्ती अंदर घुस गया। मगर अंदर जो देखा उससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हाथ पांव ऐसे सुन्न हो गए मानो लकवा मार गया हो। ड्राइंग रूम में सोफे पर वही महिला बैठी थी जिनके बारे में बात करने वो आया था। अब मैं पूरी तरह सच जान चुका था कि दीपक जी मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाना चाहते थे, पर अब तो मैं अंदर आ चुका था और भीतर का सच मेरे सामने था। इसलिए अपने आप को सहज करते हुए मैंने अपना परिचय खुद ही उस महिला को दिया, तो दीपक जी को भी मुझे उनके बारे में बताना पड़ा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए मैंने दीपक जी से पूछा, ज्योति भाभी वैसे किसकी शादी में गई हैं? दीपक जी हिचकते हुए बोले, उनके मामा के लड़के की शादी है। मैंने साफ देखा कि भाभी का जिक्र आते ही उन मोहतरमा के चेहरे पर आश्चर्य के कई भाव थे। बस मुझे अपनी समस्या का हल मिल गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योति भाभी के बारे में बात करने लगा। जैसे भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, भाभी की पसंद बहुत अच्छी है, भाभी ने मां के लिए जो साड़ी खरीदवाई थी वो मां को भी अच्छी लगी। भाभी घर को इतना सुंदर और साफ रखती हैं मानो ये उनका मंदिर हो। मैंने साफ महसूस किया कि मैं जैसे जैसे बात कर रहा था वैसे वैसे दीपक जी के चेहरे के रंग उड़ते जा रहे थे और वो महिला यानी अलका के चेहरे पर नए ही भाव आ रहे थे जो आश्चर्य और गुस्से का मिश्रण था। काफी देर बातें करने के बाद मैं ये कहकर उठ गया कि अब मैं चलता हूं। वैसे भी भाभी जी के बगैर घर बिल्कुल सूना लगता है। जब भाभी जी आ जाएंगी तब आऊंगा। आते समय मैंने अलका जी को यह भी कह दिया कि वो ज्योति भाभी के हाथ का बना गाजर का हलवा जरूर खाएं। भाभी बहुत अच्छा बनाती हैं। दीपक जी मुझे लगभग खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे और अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, पर मैं मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने घर आ गया। अपनी सफलता पर मैं बहुत खुश था और मन से एक बोझ भी उतर गया था। आज मैंने अपनी बहन का घर संसार बचा लिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब सब ठीक होगा। करीब 1 घंटे बाद एक टैक्सी दीपक जी के घर के सामने रुकी और अलका जी उसमें बैठकर रवाना हो गई। बाहर उन दोनों की बहस से यह साफ जाहिर था कि दीपक जी उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और अलका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मुझे
अंदाजा हो गया था कि दीपक जी ने अलका को भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपनी सफलता पर बहुत खुश था, मगर फिर भी मन में एक डर भी था कि सब ठीक ठाक हो। अब मुझे इंतजार था तो बस ज्योति भाभी के वापस आने का। 2 दिन बाद ऑफिस जाते समय ज्योति भाभी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे घर आकर मिठाई खाने का न्योता दिया, तो मैंने साथ में खाना खाने की इच्छा जाहिर कर दी। शाम को चाय के साथ मिठाई खाते हुए दीपक जी मेरे साथ सहज होने की कोशिश कर रहे थे और रसोई से आती भाभी की चूड़ियों की खनखनाहट मुझे बहुत सुकून दे रही थी। मैंने भी ये तय कर लिया कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूलना ही बेहतर है। मैं गलती से भी कभी कहीं किसी से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाभी। कहानीकार डॉक्टर शालिनी गोयल। परिकल्पना रवि दत्त मोहता की थी। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कहानी जानी अनजानी। अब दीजिएगा इजाजत, कीजिएगा इंतजार। नमस्कार।